अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू दी व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? इंग्लिश 201 को हमने सीरीज़ को स्टार्ट कर लिया हुआ है और आज हमारा शॉर्ट लेक्चर जो तीसरा शॉर्ट लेक्चर है वो है। तो आई होप सो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो टाइम ज़ाय किए बगैर हम शुरू करते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम कुछ चीज़ें इसमें आज सीखेंगे जिसमें शामिल हैं राइटिंग अ रेज्यूम एंड लेटर ऑफ एप्लीकेशन। और उसमें जो कुछ स्टेप्स हैं हम उनके बारे में देखेंगे कि हमने कैसे ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है और कैसे उसे हमने दोबारा चेक करना है और उसको कैसे रिवाइज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो एंड तक आपने वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपका बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ की भी आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं जी लेक्चर अपना। अच्छा जी, जब किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं या कोई लेटर लिख रहे होते हैं ना, तो उससे पहले जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना उनको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर जो नौजवान हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं ना नौकरियों में, नौकरियों के लिए, तो कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो कर जाते हैं। तो ये अगर आप आज देख लेंगे ना, चीज़ें कुछ समझ लेंगे, तो इससे काफ़ी जो है ना इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह आने वाली है। तो इन फ्यूचर अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें क्या चीज़ है, अब देखें आप दोबारा सीन में आ जाएं जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 2 लेक्चर से। अब सिनेरियो ये है कि आपने जो है एक जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अब आप कैंडिडेट हैं उस जॉब के लिए। ठीक है, अब आप लिखना चाह रहे हैं, किसे लिखना चाह रहे हैं? जिसने आपको जॉब देनी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको जॉब देनी है, जिसने आपको नौकरी पे रखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ना आपने उस जो आपको जॉब देने लगा है एम्प्लॉयर, उसको अपने जहन में रखना है कि वो आपकी एप्लीकेशन में क्या 3 चीज़ें देखेगा। ठीक है, या क्या चीज़ जो है ना वो जो है ना उसे पिक करेगा। ठीक है, तो उन 3 चीज़ों को देखने से पहले ना आपने सबसे पहले ये करना है कि द फाइनल रिजल्ट्स यू डिज़ायर। आपने ये देखना है कि आपको क्या चाहिए। आपको जॉब चाहिए ना, तो एक तो आपके जहन में ये आ गया, द पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन। वो बंदा जो आपकी एप्लीकेशन को रीड करेगा। ठीक है, उसके बारे में पढ़े। अब आप एक एप्लीकेशन किसी इदारे में भर्ती होने के लिए दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोई बड़ी पोस्ट वाला आदमी आपकी एप्लीकेशन पढ़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके जो मातहत हैं, नीचे सबऑर्डिनेट्स, कोई क्लरिकल स्टाफ का बंदा होगा, आपकी एप्लीकेशन वो पढ़ेगा स्क्रूटनी के लिए। तीसरी चीज़, द स्पेसिफिक वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अफेक्ट द पीपल एज दे रीड योर कम्युनिकेशन। आपने कोई ऐसा तरीका अपनाना है अपनी रिटर्न कम्युनिकेशन में, अपनी जॉब लेटर लिखने के लिए, कि आपकी एप्लीकेशन पढ़ने वाला ना आपकी एप्लीकेशन पे ठहर जाए, उसको पढ़े ज़्यादा देर तक, उसको समझे, या यूं कहें कि वो उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो कि यार ये कहना क्या चाह रहा है और ये तो बहुत अच्छी इसने एप्लीकेशन लिखी है। तो पहली स्टेज में जैसे मैंने बताया है कि रिज्यूम्स आर यूजुअली रीड बाय पीपल हु वर्क इन अ पर्सनल ऑफिस। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेज, अच्छा अब आप देखें कि जो बंदा आपकी एप्लीकेशन पढ़ रहा है ना वहाँ पे बैठ के क्लर्क को, आपको क्या लगता है कि पूरे पाकिस्तान से आपने अप्लाई किया है? ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया हुआ होता है। और आपकी सोच है कि वहाँ पे कितने बड़े बड़े जो है ना ढेर लगे हुए होते हैं लेटर्स के। तो जो बेसिकली वहाँ बैठ के बंदा काम कर रहा होता है, उसका काम ये होता है कि जो क्राइटेरिया दिया गया है, क्या आपकी एप्लीकेशन उस क्राइटेरिया को मीट कर रही है? तो आपकी जो रिज्यूम है, आपकी जो एप्लीकेशन होती है ना, तो उसके जो वो कवरिंग लेटर के तौर पे काम करती है, उसमें अपने अपनी सारी डिटेल लिखनी होती है और लिखी हुई होती है। आपने अपनी जॉब क्वालिफिकेशन लिखी हुई होती है और उसकी सारी जो समराइज जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिखी हुई होती है, ताकि वो उस रीडर को हेल्प करे आपकी एप्लीकेशन पढ़ने में। यानी जब वो उसे फ़ायदा पहुँचाएगी ना, कि उसका टाइम कम कंज्यूम होगा आपकी एप्लीकेशन पढ़ने में, तो उससे वो ये होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी तरफ उसकी अटेंशन बरकरार रहेगी और वो जल्दी से आपकी कवरिंग लेटर से जो क्राइटेरिया उसे कंपेयर करके, तो वो आपकी एप्लीकेशन को, आप चूँकि क्राइटेरिया मीट कर रहे होंगे, तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक तो सेलेक्ट कर लेगा और आगे उस पर फर्दर काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला टारगेट था, वो बंदा। अच्छा, अब आपकी एप्लीकेशन चली गई ना उस बंदे उन मैनेजर्स के पास जिनके पास आपने जाके काम करना है, जिन्होंने आप भर्ती के होने के बाद आपसे काम करवाना है।
ठीक है। तो द सेकंड स्टेज रीडर ऑफ योर रेज्यूम इंक्लूड्स मैनेजर्स ऑफ द डिपार्टमेंट यू हैव टू वर्क फॉर। ठीक है, अब एप्लीकेशन आपकी उनके पास चली गई है। अब हम उस बंदे का माइंड पढ़ते हैं, उन मैनेजर्स का माइंड पढ़ते हैं। उनके जहन में क्या होता है, उन्होंने चूँकि एक क्वालिफाइड बंदा उन्हें चाहिए होता है जो उस पोस्ट के लिए जो है उसकी नीड्स को पूरा करे। तो वो आपकी क्या चीज़, आपको क्या लगता है कि आपकी रिज्यूम में से या आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें से क्या चीज़ देखेगा, नोटिस करेगा? ऑफ कोर्स आपकी क्वालिफ़िकेशंस। ठीक है, वो उन्हें जो है ना वो जांच पड़ताल करना जो है ना उसके लिए ज़्यादा जो है ना वो क्या होगा, तजस्सुस होगा उसमें कि इस बंदे की क्वालिफ़िकेशन कितनी है। अच्छा, तो सारी चीज़ें अब जान लेने के बाद हम देखते हैं कि डिसाइडिंग हाउ यू वांट योर रिज्यूम्स टू अफेक्ट योर रीडर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत अहम चीज़ है कि ऐसा क्या किया जाए कि आपकी जो रीडर्स हैं वो मुतासर हों आपकी एप्लीकेशन से या आपने जो रिज्यूम लिखी है उससे। टू डिटर्मिन हाउ योर रिज्यूम विल अफेक्ट योर रीडर्स यू कैन थिंक अबाउट टू थिंग्स। तो दो चीज़ों के बारे में आपने सोचना है। द वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू ऑल्टर योर रीडर्स एटीट्यूड। ओके, ऑल्टर का मतलब यहाँ पे है चेंज। आपके रीडर्स का एटीट्यूड कैसे आपके बारे में चेंज हो, कि कैसे वो आपको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अहमियत दे। एक तो आपने इस पे काम करना है। द टास्क यू वांट टू हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म वाइल दे रीड। ठीक है, द टास्क यू वांट टू हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म वाइल दे रीड, यानी ऐसा आप क्या काम कर सकते हैं कि वो आपके रीडर्स को एक तो मुतवज्जो करे अपनी तरफ, और वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि आप जो ये जो आप टास्क कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, असल में उन्हें ज़रूरत ही इसी चीज़ की है। ठीक है, तो ये चीज़ मेंशन करना। दूसरी चीज़ ये अहम है। तो एक चीज़ तो आपने जहन में रख लेनी है कि आप जब भी आपके कोई भी रीडर आपकी जो रिज्यूम को पढ़ेगा ना, तो उसका एटीट्यूड आपकी तरफ न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इसको देख लें, वो न्यूट्रल होगा, ना आपके बारे में पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा। वो जस्ट आपकी एप्लीकेशन को एज एप्लीकेशन कंसिडर करेगा। ठीक है, ओके। वंस यू हैव डिस्क्राइब योर रीडर्स प्रेजेंट एंड डिजायर्ड एटीट्यूड, यानी आपने जांच पड़ताल कर ली, आपको पता चल गया वो न्यूट्रल है आपके बारे में। अब आपने आगे ये सोचना है कि ऐसा क्या किया जाए कि वो आपकी एप्लीकेशन की तरफ जो है माइल हो जाए और उससे उस पर उसकी जो है ना नज़रें जो है ना जम जाए। ठीक है, अब आपने ये सोचना है। ओके, तो अब आपने उसका एटीट्यूड कैसे चेंज करना है, आपने बताना है उसमें, क्योंकि उनको काम का बंदा चाहिए जो काम कर सके। ठीक है, तो सारे तो इसलिए लिख रहे होंगे कि काम कर सकें, लेकिन आपने ये बताना है कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हो औरों से। ठीक है, तो उसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसका आप इजहार किसी तरीके से भी कर सकते हैं अपने किसी भी वर्क एक्सपीरियंस से। प्लीजेंट, यानी आपकी जो राइटिंग जो स्किल्स हैं उससे पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से और कितने तमीज़ वाले मतलब कितने एहतराम से जो है ना आप उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी काफ़ी आपके जो अल्फाज का चुनाव है आपको हेल्प देता है आपके रिज्यूम में। ठीक है, अब वो पढ़ रहे हैं जो बंदा पहला आपको पता है ना क्लरिकल स्टाफ का बंदा, अब वो पढ़ रहे हैं, तो यानी आपका जो रीडर है वो आपके बारे में ये ना कहे कि यार ये जो एप्लीकेंट है ये कैपेबल है इस नौकरी के लिए कि नहीं है। ठीक है, यानी आपने उसमें ऐसा कि अपने एक्सपीरियंस वगैरह लिखा हो कि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, वो आपके बारे में ये कहे कि यार इसको C++ तो बहुत अच्छी आती है, क्या ये जावा में भी काम कर सकता है, क्या ये हमारे काम आ सकता है। तो ये एग्जांपल बहुत अच्छी दी हुई है यहाँ पे हैंडआउट्स में। तो ये चीज़, ये जो डिफरेंस है ना, ये आपने उसके ये जो क्वालिटीज़ हैं आपकी राइटिंग स्किल्स की, ये जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं ना उसके एटीट्यूड्स को चेंज करता है आपकी एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग योर रीडर्स परफॉर्म देयर टास्क। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उन्हें आसानी हो उनके काम करने में, और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर आपने कोई चीज़ पहले से ही उनको बगैर किसी मेहनत किए उनके सामने, जो आम अल्फाज में कहते हैं ना हलवा बना के रख देना, तो वो अगर आपने करके दिया है तो वो ज़रूरी उनके लिए हेल्पफुल होंगे और वो उनके इंटरेस्ट को आपकी एप्लीकेशन की तरफ डेवलप करेंगे। ठीक है, आगे है जी, वाइल रीडिंग योर रिज्यूम योर रीडर्स प्राइमरी टास्क इज़ टू गेट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपकी रिज्यूम पढ़ते वक्त आपका जो रीडर्स है उसके जहन में जो सवाल आएंगे ना, तो
उनके जवाबात जो है ना वो आपके रिज्यूम से इस तरह जो है निकलेंगे। वो कौन से सवाल आते हैं? व्हाट इज एग्जैक्टली डज द पर्सन वांट टू डू, ये बंदा करना क्या चाहता है। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द पर्सन हैव फॉर द जॉब, जो जॉब हमने खोली थी या अनाउंस की थी उसके लिए इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है। व्हाट एक्सपीरियंस डज द पर्सन हैव, इस बंदे का एक्सपीरियंस इसी सिमिलर जॉब में कितना है। एंड व्हाट अदर एक्टिविटीज़ हैव द पर्सन एंगेज इन विच हैव हेल्प हिम प्रिपेयर फॉर द जॉब, इसके अलावा उसने और कौन कौन सी एक्सपीरियंस जो है ना हासिल की हुई हैं। हाउ कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सनस क्वालिफिकेशन, ठीक है। और इस बंदे की क्वालिफिकेशन के मुतल्लिक मैं डिटेल में कैसे जो है ना क्या ले सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। तो आप बताएं आप ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे कि वो आपकी मज़ीद आपकी जांच पड़ताल के लिए जो है ना वो काफ़ी हो। लाजमी बात है अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, अपना एड्रेस देंगे। तो ये जो है ना इन सवालों का जवाब है। तो आपने इसी हवाले से अपने लेटर को प्लान करना होता है। अब हम आगे आ गए हैं प्लानिंग की तरफ, ठीक है। प्लानिंग को भी देख लेते हैं। तो इसे आपने रीड कर लेना है। जो मेन चीज़ है इसमें यह है कि आपकी जो रिज्यूम है ना इज़ अ परसुएसिव आर्गूमेंट हुज पर्पस इज़ टू कन्विंस योर रीडर्स टू हायर यू। यानी आपकी जो रिज्यूम है वो इतनी अट्रैक्टिव हो कि आपके जो रीडर्स हैं, ठीक है, आप उन्हें कन्विंस कर लें कि वो आपको ही जॉब पे रखें, ठीक है। सो द परस्यूसिव आर्गूमेंट हैज़ टू एलिमेंट्स, इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। कौन से? अ क्लेम एंड एन एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम। अगर आप एक क्लेम देते हैं, आप कहते हैं कि अपने रिज्यूम में कि मेरा जो है 6 साल का तजर्बा है, मिसाल के तौर पर आप किसी ऑटो वर्कशॉप में किसी इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं, इंजीनियर की जॉब के लिए, तो आप अगर वहाँ लिखते हैं कि मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये तो आपका क्लेम है ना कि आपने क्लेम कर लिया आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है। अब आपने क्या देना है? अपना सबूत देना है। तो वो सबूत आप कैसे देंगे? आप साथ में कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे या उसकी डिटेल देंगे कि मैंने इस डेट से लेके इस डेट तक इस कंपनी में इस जॉब पोस्ट पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। अच्छा, तो इसी से रेलिवेंट ये एक टेबल आपको दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा टेबल है। इसमें मैं आपको एक करवा देता हूँ, बाकी आपने इसको कर लेना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव के बारे में है ना कि सवाल ये उठता है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू, ठीक है। वो जो सवाल हमने ऊपर पढ़े थे तो उसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड आई वांट अ जॉब दैट यू हैव, ठीक है। यानी मेरा विजन क्लियर है, मुझे वो जॉब चाहिए। उसके बाद आपके एजुकेशन ऑनर्स आ जाएंगे, आपकी कितनी एजुकेशन है, आपकी कितनी नॉलेज है, आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, अपने जो बाकी इंटरेस्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा रेफरेंसेस जो हैं वो भी आपने शो करने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। अब हम चलते हैं आगे, ऑर्गेनाइजिंग योर मटीरियल। तो आपने अपने मटीरियल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा, जो रिज्यूम्स होती हैं ना वो यहाँ पे हमें टाइप्स दी हुई हैं 3 किस्म की, ठीक है। तो उस पर हम फोकस करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने कौन किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देनी है, किस चीज़ को हमने ऊपर लिखना है कि पहले जो हमारा रीडर है पहले उसे पढ़े। तो वो सिचुएशनल चीज़ें होती हैं, तो उनकी जो ये 3 डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। तो उन सिचुएशंस और उन टर्म्स की बेस पे हम जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं और उसी तरीके से फिर हम अपनी रिज्यूम को डिज़ाइन करते हैं या प्लान बनाते हैं, ठीक है। अपने मटेरियल यानी अब जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। यानी मैंने पहले एजुकेशन बतानी है कि अपना पहले नाम बताना है, कि मैंने अपना पहले एड्रेस बताना है। तो ये चीज़ें सारी आ रही हैं। सबसे पहले जो है वो है, okay, some individuals choose to organize a substantial part of their resume around their accomplishments and abilities। जो आपने हासिल किया, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं उसके गिर्द ही आपकी सारी जो रिज्यूम है घूम रही होती है। और ऐसी जो रिज्यूम होती है उससे हम कहते हैं फंक्शनल रिज्यूम, ठीक है। क्या कहते हैं? फंक्शनल रिज्यूम। फंक्शनल काम से निकला है ना, तो फंक्शनल रिज्यूम का मतलब है कि जो आपने काम किया है, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं काम करने की। तो ये इसका फंक्शनल रिज्यूम का नाम दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है? बिकॉज इट एम्फसाइजेस द फंक्शंस एंड टास्क द एप्लीकेंट कैन परफॉर्म, कि आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। उसके बाद है जी, यू हैव टू मेक योर नेम एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स प्रोमिनेंट। अपना नाम और अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स जब आप टॉप पे लिखते हैं या उन्हें ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो इफ़ यू आर राइटिंग कन्वेंशनल रिज्यूम ना, तो ये दूसरी टाइप आ गई है इसमें कि अगर आप कन्वेंशनल रिज्यूम लिखने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू कैन प्रोवाइड द डिज़ायर्ड प्रोमिनेंस बाय प्लेसिंग द नेम एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एट द टॉप।
ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने किया ना, आपको बताया, तो अगर आप अपने नाम और अपनी प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स को टॉप पे लिख रहे हैं तो ऐसी जो रिज्यूम्स होंगी उन्हें क्या कहेंगे, कन्वेंशनल रिज्यूम कहेंगे। बस ये चीज़ें आपने साथ साथ याद रखनी है। उसके बाद आ जाती हैं जी अ नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम। यू मे प्लेस योर नेम अलॉन्ग द बॉटम और साइड। तो अपना नाम आपने नीचे लिख दिया लेटर के, या कहीं साइड पे लिख दिया, तो ये नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम कंसिडर्ड होगी। यहाँ तक आई होप सो क्लियर होगा आपको। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, और इसके अलावा हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को जो है आपने शेयर करना है दूसरों के साथ, वीडियोस को हमारी शेयर करें ताकि और भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। ओके, नेक्स्ट है जी पुट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। तो ये तो थंब रूल है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपने वो पहले ही देनी है, और ये उसकी 3 जो शाखें थी वो हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे आ गया ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग आई होप सो क्लियर होगा आपको क्या होता है। ठीक है, when you draft you transform your plans, notes, outlines and ideas into a communication। ड्राफ्टिंग की जब बात आती है ना, तो बेसिकली आप अपने आइडियाज़ या जो आप लिखना चाह रहे हैं वो तमाम जो है वो क्या करते हैं, उसे कम्युनिकेट करते हैं। कैसे, लिख के। For your resumes that you create at work, you must not only draft a prose but also draft the design and the visual appearance of your message। prose का मतलब होता है कि आप सिर्फ जो लिखना चाह रहे हैं सिर्फ वो अल्फाज और अल्फाज से बने जुमले और जुमलों से बने पैराग्राफ पे फोकस नहीं रखना होता, बल्कि आपने जो उसकी विजुअल अपीलिंग होती है आपके लेटर की, उसको भी आपने उस पर मरूज़ ख़ातर रखना होता है। ठीक है, यानी उस पर आपने ख़ास तवज्जो देनी होती है। ओके जी, ड्राफ्टिंग द प्रोज। अब हम पहले प्रोज की बात करेंगे कि उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। सो योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटमेंट्स विच आर 1 or 2 sentences long, are usually general enough that the writer could send them without alteration to many prospect employers। जर्नैलिटी आपने रखनी होती है अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें। यानी अगर आप एक रिज्यूम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो ऐसे बनाएं कि वो आपकी किसी भी जॉब पोस्ट के लिए काम आ जाए और आप उसको कहीं भी भेज दें। ठीक है, एग्जांपल में आपको बताया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू फॉलो द कन्वेंशन, फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि आई वांट टू वर्क इन द प्रोसेस कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ एडम जी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये तरीका जो है गलत है। इसमें उसने नॉमिनेट कर दिया ना, यानी उसने वो कंपनी का नाम लिख दिया। अब इसको आप जनरली तो यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ आदम जी क्लॉथ्स की जो वैकेंसीज आएंगी तो आप वहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसके बजाय आप यूँ भी तो लिख सकते थे ना कि आई वांट टू वर्क इन द प्रोसेस कंट्रोल ऑफ अ मिड साइज क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो अपनी रिज्यूम है उसको भेज सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ भी लेना। तो अभी फ़िलहाल तो आपकी गाइडेंस के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद है ये प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ड्राफ्टिंग में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपके, कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आपका जो सवाल होता है ना उनका कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू, तो ये उस सवाल का जवाब होता है। ओके, तो ये आपने इसको पढ़ लेना है। इसमें आपने बेसिकली यही लिखना होता है जो आप ये अपनी विलिंगनेस शो करनी होती है किसी भी इदारे में काम करने के लिए। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है ड्राफ्टिंग में वो है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में आप क्या लिखेंगे, आपको पता है ना आप क्या लिखेंगे। एजुकेशन में आपने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट डिटेल्स होती हैं, अपनी एजुकेशन की डिटेल होती हैं, वो सारी लिखनी होती हैं। और ये जो है द बेसिक एविडेंस इज़ योर कॉलेज डिग्री। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपकी कॉलेज डिग्री होती है वो आपकी बेसिक जो है ना एविडेंस होता है। यानी जैसे हमारे पाकिस्तान में ट्रांसक्रिप्ट होती है ना, मैट्रिक की मार्कशीट आ जाती है, एफ़ए की, फिर बीए की, आगे चलता रहता है सिस्टम। तो ये सारी जो एविडेंस है आपके एजुकेशन की। ठीक है, ओके, ये चीज़ है जी रिमेंबर। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें और ये काफ़ी काम भी आपके आने वाला है कि इफ़ योर ग्रेड्स आर गुड मेंशन देम। अगर आपने अच्छी आपके एजुकेशन में आपके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं ना तो उनको आपने मेंशन करना है ज़रूर, उनको आपने छुपा के नहीं रखना। इफ़ यू हैव अर्न एनी एकेडमिक ऑनर्स मेंशन देम। अगर आपने कोई एजाज़ी जो है ना कोई एजाज़ हासिल किया है अपने एजुकेशन के दौरान कोई भी, तो आप उसे भी मेंशन करें। ठीक है, यानी कोई राइटिंग कंपटीशन आपने जीता है, या इसके अलावा खेल में कोई आपने अच्छा जो है ना
स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है या कोई अच्छा आपने जो है गोल अचीव किया है, तो वो आप उसको ज़रूर जो है ना क्या करें, मेंशन करें। तो ये सारी जो अचीवमेंट्स होती है आपको मेंशन करनी चाहिए, जो अच्छी अचीवमेंट होती है आपकी। इफ़ यू हैव एन एनी स्पेशलाइज्ड एकेडमिक एक्सपीरियंस सच एज अ को असाइनमेंट और इंटर्नशिप, तो उसे भी आपने मेंशन करना है, ठीक है। तो अच्छी जो चीज़ें हैं वो आपने सामने रख देनी होती हैं ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े। तो ये एक मशहूर राइटर हैं जी, रेमन एंड शारन रिज्यूम्स। तो ये दो हैं जी, एक रेमन प्रूज है, इनकी एक रिज्यूम है, बहुत पॉपुलर है, इसको आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा शारन पॉलक की जो है ना वो एक रिज्यूम है, ये भी देख लें। बस इन दोनों की रिज्यूम में जो डिफरेंस है ना आपने मुझे बता देना है। ऊपर जो पढ़ के आ रहे हैं ये उसका सारा खुलासा है, इसको अच्छे से आपने पढ़ लेना है। ये मैं आपको नहीं एक एक करके मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आप इसको खुद पढ़ें और आप इसमें देखें कि कैसे उन्होंने जो सबसे उनकी बेहतरीन चीज़ें हैं उन्होंने उन्हें टॉप पे रखा है, ठीक है। शाहरुख ने अपनी बेहतरीन चीज़ों को टॉप पे रखा है, और जो रहमान फिरोज हैं उन्होंने अपनी जो बेहतरीन जो चीज़ें हैं उनको टॉप पे शो करवाया है, ठीक है। तो ये आपने खसूसन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी खासी लंबी है, आप उसको देख लेना। ओके, नेक्स्ट चीज़ है जी ऑर्डिंग योर जॉब एक्सपीरियंस। तो जॉब एक्सपीरियंस कि ऑर्डरिंग का मतलब ये है कि आपने जो है ना तरतीब से लिखनी है, यानी जहाँ से आपने काम शुरू किया, हो सकता है आपने 3-4 कंपनियों का आपका एक्सपीरियंस हो, तो आपने उनका जो ऑर्डर रखना है ना वो आपने कौन सा रखना है जी, क्रोनोलॉजिकल आपने ऑर्डर रखना है। इसका मतलब है कि आपने जो डेट वाइज जो आपकी जो ऑर्डर है ना उसका आपने कंसिडर करना है, ठीक है। तो मोस्ट पीपल कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव बाय स्टेटिंग देयर जॉब्स इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बिकॉज देयर मोस्ट रिसेंट जॉब इज आल्सो देयर मोस्ट इम्प्रेसिव। तो ये रिवर्स में इसलिए रखते हैं कि जो सबसे आखिरी आपने काम किया ना वो टॉप पे होना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि उसका इम्प्रेशन आपकी आने वाली नई जॉब पे बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जी एवेल्यूएटिंग एंड रिवाइजिंग। ये आखिरी स्टेप है हमारे इस आज के लेक्चर का, ठीक है। अब लेक्चर हमारा ख़त्म होने वाला है, तो सारा काम आपने कर लिया माशाल्लाह, आपकी रिज्यूम बन गई है ना। अब आपने आखिरी काम ये करना है कि आपने इसकी रिवीजन करनी है। तो ये एमसीक्यू उसके वाले से बहुत चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, आपने ज़रूर इसको अपने जहन में रखना है। तो ये लिखा हुआ है रिवीजन जो है उसका लिटरली मीन्स जो है वो है सी अगेन, दोबारा देखना। किसी भी चीज़ को दोबारा देखना फ्रेश माइंड से या तनकीदी जो है ना पर्सपेक्टिव से, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से, ताकि उसमें कोई गलती निकल आए तो उसे दूर किया जा सके। तो राइटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। बहुत ज़बरदस्त बात है, जब हम लिखते हैं तो हम काफ़ी नई चीज़ें हमें जो है ना सीखने को मिलती हैं। एंड यू डू नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस योर बेस्ट स्टफ व्हेन यू फर्स्ट गेट स्टार्टेड। जब भी आप नए नए लिखना स्टार्ट करेंगे ना, और ये बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस भी है, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप सबसे अच्छा लिख रहे हैं। आप पूरी ज़िंदगी लिखते रहेंगे और एंड तक लिखते रहेंगे, और जो आप सबसे एंड में अपना लिखेंगे ना पीस, तो वही आपका जो है ना बेस्ट पीस होगा। अदरवाइज आपकी जो लर्निंग है वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। तो रिवीजन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ रीथिंकिंग, रिव्यूइंग योर एविडेंस, रिफाइनिंग योर पर्पस, रीऑर्गेनाइजिंग योर प्रेजेंटेशन, रिवाइविंग स्टेल प्रोज एंड करेक्टिंग ग्रामर एंड पंक्चुएशन। सो रिवीजन इज अ चांस फॉर यू टू लुक critically at what you have written to see. So if it's really worth saying, if it says what you wanted to say, and if a reader will understand what you are saying, so it will be impressive, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं जी आज का लेक्चर। तो आई होप सो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और हमारे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम करता हूं। थैंक यू वेरी मच, आप हमें काफ़ी लाइक कर रहे हैं, तो इसी तरह हमें लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट अपने लेक्चर में इंशाल्लाह, लेक्चर नंबर 4 में। तो लेक्चर नंबर 4 में जो है हम काफ़ी अच्छी चीज़ें जो डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा, साथ साथ हम पढ़ रहे हैं, काफ़ी नई चीज़ें भी आपके जहन में आ रही होंगी। तो आपके रिस्पॉन्सेस से भी मुझे काफ़ी जो है ना खुशी होती है। तो हैप्पी लर्निंग, इंशाल्लाह मिल के सीखेंगे और सिखाते रहेंगे सबको, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।